अब आते हैं हम एनर्जी बैंड फॉर्मेशन पर। तो गाइज एनर्जी बैंड फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को जब हम नियर टू ईच अदर लेके आते हैं तो उनके अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन न्यूक्लियस में एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपल करेगा, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो कुल मिला के वहां पर बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्सेस, बहुत सारे रिपल्सन फोर्सेस एक साथ एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जब वो इंडिविजुअल एटम था उससे अलग एनर्जी होना शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसको एक एनर्जी डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्केल पर एनर्जी रखा। मेरे को अभी मेरा जो पर्पस है आपको सेमीकंडक्टर की लैंग्वेज क्लियर करना है, जिससे आपका एक फीलिंग स्ट्रांग हो कि हम किस वे में इसको समझ रहे हैं और कैसे चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। गाइज अगर मैं डायरेक्ट वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पर आ गया, वहाँ से मैं सीधा बैंड मॉडल बॉन्ड मॉडल पढ़ाने लग गया आपको, तो थोड़ा सा आपका एक ऑब्जर्वेशन हमेशा वीक रहेगा कि बैंड कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड है क्या जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। देख अल्टीमेट क्रक्स क्या है गाइज, हमारा अल्टीमेट क्रक्स है हमें ये समझना है कि कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड कैसे बने, ये है क्या एक्चुअली, वो आपको फीलिंग में देना चाह रहा हूँ। तो जब हमें ये समझ में आएगा कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड कैसे बने, तो इनसे जो जुड़ी हुई थ्योरीज हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा अभी शुरुआत का सेशन उसका जो होता है ना ईडीसी का, वो बोर भी करता है और ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या ज़रूरी है। बट थोड़ा सा यहाँ पर आपका पेशेंस नीडेड है, आपको ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं लिखने लायक आप उनको लिखें। ईडीसी इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉन्शियसली इसे अटेंड करना पड़ेगा। ओके बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि शुरुआत से ही मैथमेटिक्स आ गया, इसमें मैथमेटिक्स आएगा बट थ्योरी उससे जुड़ी हुई रहेगी। तो थोड़ा सा ना ध्यान से समझेंगे तो समझ में जरूर आएंगी चीज़ें। गाइस वापस आते हैं। देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर हमने रखा इसको मैं लिख रहा हूँ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। यह लंबी सी लाइन मैनेज कीजिए, उसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझिए ध्यान से। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, पहले इस बात का मतलब समझाता हूँ क्या है। यानी कि यहाँ से अगर मैं इधर बढ़ता जाऊँ तो एटम्स के बीच की दूरी में बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है। अगर यहाँ पर ऐसे रखें तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है। अगर मैं इनको ऐसे थोड़ा दूर लग गया, क्या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ रही है? यस। तो वही स्थिति है। जब अगर हम यहाँ कहीं ग्राफ में कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम है। और जब मैं इधर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी। मतलब यहां पर एनर्जी के बारे में जो कुछ भी लिखा जाएगा उस पर हम बोल सकते हैं कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है, तब एनर्जी ऐसी है, तब एनर्जी लेवल ये है। और जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम हुई मतलब सिलिकॉन अब सॉलिड सिलिकॉन बन गया। पहले हम एक एटम को पकड़ के लेके आए, उसके बारे में समझना हमने कि भाई ये है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ओके अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर किसी एक सिलिकॉन से थोड़ी बनने वाला है, से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो ऑब्वियस है कि एक सॉलिड सिलिकॉन होगा और सॉलिड सिलिकॉन के अंदर बहुत सारे सिलिकॉन एटम होंगे, तो उसकी जो थ्योरी होगी वो एक सिंगल एटम की थ्योरी से थोड़ी सी तो अलग होनी चाहिए, होगी ही, क्योंकि जब एक सिलिकॉन है तो उसकी एक एनर्जी लेवल है। जब ग्रुप ऑफ सिलिकॉन है, बहुत सारे सिलिकॉन है, तो वहां पर एक एनर्जी का बैंड बन रहा है। हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बोला ये है एनर्जी की स्केल, ये है एनर्जी की स्केल। जब एटम्स बहुत दूरी पर हैं एक दूसरे से, तो हम एक चीज बोल सकते हैं, सिर्फ मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा यहां पर, ओके, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के ही मैं अभी अब आपको बताया मैंने कि थर्ड ऑर्बिट में ही वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी दूसरे एटम से इंटरेक्ट करेंगे, कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन किस पर है? थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर, सिलिकॉन के अंदर। ओके फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो जनरली न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि बहुत ज़्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। मान लीजिए बहुत सारे सिलिकॉन एटम हैं लेकिन बहुत दूर रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो मान लीजिए मैंने ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया कि ये है हमारा 3s2, ये है 3p2। ये जो थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल्स है ना 3s2 3p2 ये है। अब 3s2 3p2 में जो बहुत सारे n नंबर ऑफ
हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं, लगभग जैसे 3p2 में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूं? मैंने बोला इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक एटम यहां रखा हुआ है दिल्ली में, एक कलकत्ता में बैठा हुआ है, एक बंबई में बैठा हुआ है, एक चेन्नई में बैठा हुआ है, तो उन एटम्स में कोई कनेक्शन नहीं है। तो हर एक एटम के 3p2 इलेक्ट्रॉन, देखिए हर एक सिलिकॉन एटम के अंदर 3p2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यस। तो क्या मैं बोलूं कि एक सिलिकॉन ये 1 ये 2, इसका 3p2 इलेक्ट्रॉन और इसका 3p2 इलेक्ट्रॉन दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होंगे, यस और नो? यस। क्या एक पहला सिलिकॉन और दूसरा सिलिकॉन, इन दोनों सिलिकॉन के जो 3s2 लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या एक ही एनर्जी लेवल पर होंगे? तो ये जो डॉट देख पा रहे हैं ना आप, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स के, लेकिन ये एटम्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं, तो ये एनर्जी लेवल क्या बना हुआ है? एक सिंपल एनर्जी लेवल बना हुआ है। अब जैसे जैसे हम इन एटम्स को खींच के पास में लेके आए, सॉलिड बनाना है, सॉलिड बनाएंगे तो क्या करेंगे? एटम्स पास में आएंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करेंगे तो ये एटम्स आएंगे पास। जैसे ही पास में आएंगे तो आप जानते हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, ये सारी चीजें यहां पर होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ये सारी चीजें होंगी तो आपने क्या किया? यहां पर डिस्टेंस को कम करना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से गाइस स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब ये जो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम थे उनके अंदर जिनमें 3p2 लेवल था, वो 3s2 लेवल था, वो उनका एनर्जी लेवल अब यहां पर क्या होना शुरू हो गया दोस्तों? स्प्लिट होना शुरू हो चुका है। अब इस बैंड के अंदर जैसे एनर्जी की जो पर्टिकुलर, देखिए यहां पर क्या था, एक लाइन खींची आपने, एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू पर थे -1.51 या -1.50। ओके, अब ये क्या हो चुके हैं? अब ये रेंज ऑफ एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब अब इनकी एनर्जी जो लेवल है वो यहां से लेके यहां तक है। तो इससे हम बोल सकते हैं क्या? बैंड। दिस इज व्हाट? एनर्जी बैंड। जैसे ही आपने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम की सिलिकॉन एटम के, एटम्स को पास लेके आए, सॉलिड तभी तो बनेगा जब एटम्स क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे से। सो जैसे ही आप एटम्स को बहुत क्लोज कर रहे हैं एक दूसरे के, सिंपली आप बोल पा रहे हैं कि एनर्जी का जो लेवल है वो बन जाएगा एनर्जी बैंड। यहां पर अब ये बन गया दोस्तों एनर्जी बैंड। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक की सारी कहानी क्लियर है सभी को? ओके, इसको नोट कर लें आप गाइज। ये है, दिस इज व्हाट? एनर्जी बैंड। ये लिखा है वैसे, है ना? आप ऐसे लिख लीजिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ, या पहले इसको नोट करो फिर मैं एक थोड़ी सी 1-2 लाइन लिखा दूंगा आपको। पहले लिख लिया इसको, यहां लिखो। When interatomic distance between the silicon atoms is large, means silicon atoms are far away from each other. In that particular case, they are having energy levels. Okay. Next point, when we put silicon atom very close to each other, their energy level get splitted and converts into the energy band. We put the silicon atoms close to each other so that we can form the silicon solid. Okay? हम इनको close put क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में आएगा भाई, दूर दूर रहने तो क्या दिक्कत, लेकिन आपको अगर सिलिकॉन सॉलिड बनाना है तो आपको इनको वेरी क्लोज टू ईच अदर लेके आना पड़ेगा। तब यहां पर अब सारी बात किसकी होगी? एनर्जी के बैंड की होगी, पट्टे की होगी। एनर्जी का पट्टा यहां पर बन गया। अब ये जो एनर्जी का पट्टा है वही है एनर्जी बैंड। अब इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है, वो मुझे समझाने दीजिएगा। पहले आप इसको नोट करो, लिख लिया? चलिए अब बात करते हैं छोटे से ट्विस्ट की। अभी मैंने आपको बोला कि जब हम बात करते हैं सिंगल सिलिकॉन एटम की, मैंने लिखा था यहां पर, हाँ कहां गायब हो गया भैया, ये रहा, हाँ जी। तो मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हैं? 2 हैं। फिल्ड स्टेट्स हैं 2, एम्प्टी स्टेट्स हैं 1 भी नहीं। 3s2 में, 3p2 में क्या देखा? मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हैं? 6। फिल्ड स्टेट्स कितनी हैं? 2। एम्प्टी स्टेट्स कितनी हैं? 4। ये कितनी सिलिकॉन एटम की बात हो रही? 1।
अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एनर्जी बैंड डायग्राम में हमने यहां पर n नंबर ऑफ सिलिकॉन्स को पार्टिसिपेट कराया है, तो आप बोलेंगे कि जो 3p2 है उसमें 3s2 लिखा था, चलो 3s2 में आप बोलेंगे 3s2 में जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वो हो जाएंगी इक्वल टू, कितनी होंगी बोलो, मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होंगी, 2n होंगी। अगर हम n सिलिकॉन्स को पास में लेके आ रहे हैं, कैपिटल N सिलिकॉन की बात अगर हम करें जहां पर बैंड बनने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होंगी बोलो, 2n होंगी। फील्ड स्टेट कितनी होंगी, कितनी भरी हुई होंगी, इनमें से सभी भरी हुई होंगी। फील्ड स्टेट्स होंगी कितनी, 2n। और एम्प्टी स्टेट कितनी हो जाएंगी दोस्तों, अभी मैंने बोला कि एक सिलिकॉन के लिए फील्ड स्टेट है 2, टोटल स्टेट्स है 2, एम्प्टी स्टेट्स है 0। अब यहां पर n है तो 2n, सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। 3p2 यहां पर देखें तो मैक्सिमम स्टेट्स कितनी हो रही हैं दोस्तों, मैक्सिमम स्टेट्स हो रही हैं यहां पर इक्वल टू कितनी होंगी, 3p2 है, मैक्सिमम स्टेट कितनी होती है, 6 होती है, एक में n है तो 6n। फील्ड स्टेट भरी हुई कितनी है, ऑब्वियसली आपको दिख रही है, फील्ड स्टेट्स कितनी है 2, तो हमने लिखा 2 इंटू n, यस और नो, यस 2 इंटू n। और एम्प्टी स्टेट्स कितनी है, खाली कितनी है, तो खाली हैं 4, एक एटम के अंदर 4, तो ऑब्वियस है कि n एटम है तो 4n, ये है एम्प्टी स्टेट्स। अब मुद्दे की बात सुनो क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जो 3p2 3s2 के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ओवरऑल स्प्लिट हो चुके हैं और बैंड फॉर्मेशन हो चुका है। अब उस बैंड फॉर्मेशन में टोटल हम बात करें तो टोटल स्टेट्स कितनी हो गई, 3s2 में 2n स्टेट्स हैं, इसमें 6n स्टेट्स हैं। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, इन द एनर्जी बैंड ऑफ कैपिटल N नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, टोटल मैक्सिमम स्टेट्स ये कितनी हो जाएंगी, इक्वल टू होगी 8n। और टोटल फील्ड स्टेट कितनी होंगी, भरी हुई स्टेट्स कितनी होंगी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, टोटल फील्ड स्टेट कितनी होंगी, बोलो कितनी होंगी। अब 3s2 3p2 नहीं रह गए, हाँ ना वो झगड़ा खत्म, 3s2 3p2 का झगड़ा खत्म। अब यहां पर बैंड बन चुके हैं, एनर्जी के बैंड बन चुके हैं। तो एनर्जी बैंड के अंदर अगर आप देखें तो टोटल फील्ड स्टेट कितनी हो रही है, 2n इसकी कितनी हो गई, 4n। और टोटल एम्प्टी स्टेट्स कितनी हो रही हैं बताओ, टोटल एम्प्टी स्टेट्स हो रही हैं, इसके अंदर एक भी एम्प्टी स्टेट्स नहीं है, इसके अंदर 4n है, तो टोटल एम्प्टी स्टेट कितनी हो गई, 4n हो गई। तो क्या मैं आसान भाषा में ऐसे बोलूं कि अगर n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कम दूरी पर रखा जाए इस तरीके से कि वो सॉलिड बन जाए, सिलिकॉन सॉलिड बन जाए, तो वहां पर मैक्सिमम स्टेट्स जो अवेलेबल हैं वो 8n होंगी, मतलब इतनी कुर्सियां डली होंगी ऐसा समझो आप, और 4n स्टेट्स जो हैं वो भरी हुई होंगी, और 4n स्टेट्स होंगी एम्प्टी, 4n स्टेट्स क्या होंगी, खाली पड़ी होंगी। ओके, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वाला पॉइंट आने वाला है। पहले आप इतना लिखो इसको, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपने समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप इस पूरे डिस्कशन को थोड़ा सा बैक करो, दोबारा सुन लो, ठीक है, बट ये आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहना जरूरी है। आगे बढ़ूं मैं, देखिए अब हमने इतनी बात समझ ली है कि कितनी फील्ड स्टेट है, कितनी एम्प्टी स्टेट्स हैं। अब इन फील्ड स्टेट और एम्प्टी स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर मैं सिलिकॉन सॉलिड को बहुत कम टेम्परेचर पर रखूं एट T इक्वल टू 0 केल्विन, T इक्वल टू 0 केल्विन, तो ये जो बैंड मैंने अभी बनाया ना, एनर्जी बैंड, वो जो ऐसे आपने देखा एनर्जी स्प्लिट हो गई, ओके, जो स्प्लिट एनर्जी था, जो बैंड बना, उस बैंड को हम थोड़ा सा और करीब से देखें तो हमें इसमें 2 बैंड दिखेंगे। एक है इस तरह का अपर बैंड
अपर बैंड है मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रही होगी, बिल्कुल। और एक बनेगा थोड़ा सा लोअर बैंड। एक क्या बनेगा बोलो? लोअर बैंड बनेगा, इस तरीके से, लाइक दिस। बात समझ पा रहे हैं आप? एक बना अपर बैंड और एक क्या बना? लोअर बैंड बना। ये है एनर्जी का ग्राफ। एनर्जी इधर जा रही है, यहां पर है ऑब्वियसली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो हम कम मान चुके हैं कि एटम बहुत क्लोज आ चुके हैं। अब ये बात हो रही है किसकी? सिलिकॉन सॉलिड की। अब सिंगल एटम की बात नहीं करने वाले अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकॉन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन सॉलिड के अंदर हमने जो एनर्जी बैंड बना, उसके अंदर एनर्जी बैंड के अंदर दो बैंड सेपरेटेड होते देखे। एक हायर एनर्जी बैंड, जिसका नाम है, जो हायर एनर्जी बैंड है उससे बोला जाता है दोस्तों कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बैंड। और जो लोअर एनर्जी बैंड है इससे बोला जाता है बैलेंस बैंड। ओके, अगर मैं T इज इक्वल टू 0 केल्विन का दूसरा मतलब है एट वेरी लो टेम्परेचर। 0 केल्विन मतलब बहुत कम टेम्परेचर। तो आपने बोला कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन अगर हम कंडक्शन बैंड को नोटिस करें, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली रहेगा। ओके, क्या मैं ऐसा बोलूं कि टोटल एम्प्टी स्टेट्स कितनी हैं? 4n। तो वो जो 4n एम्प्टी स्टेट्स हैं वो किसकी हैं? कंडक्शन बैंड की हैं। यानी कि टोटल एम्प्टी स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू 4n। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कंडक्शन बैंड की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। हमने बोला कि बैंड बन गया, एनर्जी का बैंड बन गया। ओके, अब उस एनर्जी बैंड को हमें फर्दर समझना है तो वो दो हिस्सों में है। एक कंडक्शन बैंड है और जो लोअर वाला हिस्सा है वो है बैलेंस बैंड। दोस्तों बैलेंस बैंड है इस बैंड का एनर्जी का लोअर एनर्जी वाला हिस्सा, और जो कंडक्शन बैंड है वो है हायर एनर्जी वाला हिस्सा। इतनी सी बात है। ओके, जो n सिलिकॉन एटम्स को नियर बाय लेके आने के बाद जो एनर्जी बैंड बना है, उस एनर्जी बैंड का नीचे वाला या लोअर एनर्जी लेवल का जो हिस्सा है वो बैलेंस बैंड है, और जो अपर एनर्जी लेवल का हिस्सा है वो कंडक्शन बैंड है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसकी टेम्परेचर को 0 केल्विन पर रखा गया है। तो इस कंडीशन में कंडक्शन बैंड क्या रहेगा? टोटली खल्लास, खाली रहेगा। बैलेंस बैंड क्या रखेंगे? बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, भरा हुआ है, खचाखच, कंप्लीटली फिल्ड। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड स्टेट्स इक्वल टू 4n। जो भरी हुई स्टेट्स थी ना, अभी हम बोल रहे थे कि जो टोटल स्टेट्स कितनी है n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम के अंदर, अभी मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेट्स कितनी है n नंबर ऑफ सिलिकॉन के अंदर 8n, उसमें से भरी हुई कितनी है 4n, खाली कितनी है 4n। तो जो खाली वाली स्टेट है वो कहां पर है? कंडक्शन बैंड में है, कम तापमान पर। और जो भरी हुई स्टेट है वो कहां पर है? 4n, वो है बैलेंस बैंड में। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड स्टेट 4n इज इन बैलेंस बैंड। ये बात आपको समझ में आ गई? इतनी सी बात आपको करनी चाहिए दिमाग में। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, अब ये है क्या, मुद्दा क्या है कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। देखिए हमने सिलिकॉन को, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स को नियर बाय लेके आए, तो एनर्जी लेवल एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। अगर वो लो टेम्परेचर पर है तो ऑब्वियस है लो टेम्परेचर पर मतलब थर्मल एनर्जी 0 है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं होगी तो वो कहाँ पर शरण लेंगे? लो एनर्जी लेवल पर शरण लेंगे। अब आपसे कोई बोले कि भाई साहब क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? नेचुरली क्या होगा? बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जो टोटल एम्प्टी है, शून्य सपाटा है, वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। तो फिर वहां से हम बोलते हैं कि अब करंट कंडक्शन के लिए सिलिकॉन तैयार है। 0 केल्विन पर हाल यह है कि जो कंडक्शन बैंड है वो खाली पड़ा हुआ है। कंडक्शन इसके नाम समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पर आते ही इलेक्ट्रॉन
चल फिर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आगे चल के थोड़ा सा और इन शब्दों को मैं एक्सप्लोर करूंगा एक एक करके। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ईडी से पहले से, वो चीज़ों को थोड़ा समझ भी पा रहे होंगे, बट डोंट वरी, समझिएगा एक एक करके, बहुत बेसिक से मैं सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो बैलेंस बैंड हमने क्या बोला, वहाँ पर लो एनर्जी स्टेट्स हैं, तो ऑब्वियस है कि जो लो टेम्परेचर है वहाँ पर सभी सिलिकॉन एटम इसमें बैठे हुए हैं। और कंडक्शन बैंड क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है, तो 0 केल्विन पर ये पड़ा हुआ है खाली। अब देखना स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यहां पर जब कंप्लीट फील्ड है, सब जगह इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो चलने फिरने की कोई जगह है क्या? जहां कुछ खाली जगह हो वहीं पे तो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक इंसान है, इलेक्ट्रॉन, एक इंसान बैठा हुआ है, 10 कुर्सियां 10 इंसान बैठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को चलना हो तो कहाँ जाएगा वो? कहीं नहीं। 10 कुर्सियां 10 लोग बैठे हुए, मान लीजिए 10 कुर्सियां 8 लोग बैठे हुए, तो वो दो कुर्सियां खाली पड़, उन पर लोग बदल सकते हैं, तो वो मूवमेंट उनमें हो सकता है। तो बैलेंस बैंड पूरी तरह भरा हुआ है इसलिए मूवमेंट नहीं है, कंडक्शन पूरी तरह से खाली है इसलिए मूवमेंट नहीं है। इसलिए सिलिकॉन 0 केल्विन पर कोई करंट फ्लो नहीं करता। हालांकि ये शब्द अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं अभी, तो डोंट वरी, अभी इनको माइंड मत कीजिए, आगे चल के हम और इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। गाइज, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, किसके बीच में? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, इसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, या सिर्फ एनर्जी बोल देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप। ओके, फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि ये वो स्टेट है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। या तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में शरण लेंगे या कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। एनर्जी बैंड के अंदर 2 हिस्से हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड में रहना होगा या कंडक्शन बैंड में रहना होगा। ये वो रीजन है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इतनी सी बात है। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रक्चर, कैसे सिलिकॉन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड मॉडल, और किस तरीके से एनर्जी लेवल्स में, जैसा आज हमने चर्चा की, किस तरीके से एनर्जी लेवल में सिलिकॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाता है, इसको हम समझेंगे। यानी कि अगली क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा बैंड मॉडल एंड बॉन्ड मॉडल का। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।